हो रहा है पर्यावरण इकोलॉजी। देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे सुन लीजिए। हालांकि हम इसको चाहते थे कि साइंस सेंटर की तरह एक बेसिक क्लास दे दें, लेकिन टाइम ही नहीं उतना। तो हम क्या कर रहे हैं, पहला क्लास आपका रहेगा क्लास नोट्स प्लस एडिटोरिया। सेकंड क्लास रहेगा दृष्टि का, उसमें अच्छा दिया है, बहुत अच्छा कंटेंट कवर किया उन्होंने, कल मैं देख रहा था। दृष्टि ये वो घटना चक्र दृष्टि की बात कर रहा हूँ, हाँ घटना चक्र दृष्टि की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश वाला में कवर अच्छा किया, फिर से सुन लीजिए। आप कहिएगा कैसे बोलते हैं, हिंदी वाला उठा के देख लीजिए, किताब होगा किन्हीं के पास, 6 पेज दिया, 4 पेज दिया है मात्र, और इंग्लिश वाले में 15 पेज दिया है। तो आप कहिएगा कि ठीक है। तीसरा दिन क्रॉनिकल कवर करेंगे प्लस पीडी कवर करेंगे। 3 क्लास है, 3 क्लास को ऐसे कवर करेंगे। आज ज्यादा फैक्चुअल रहेगा, कल कंसेप्चुअल पार्ट पर भी फोकस करेंगे, ठीक है। ये रहेगा आपका। क्यों इकोलॉजी को क्यों हम फोकस में रखे हुए, क्योंकि ज्योग्राफी का अगर क्वेश्चन बढ़ाना होगा तो मेन ज्योग्राफी में नहीं जाएगा, वो इकोलॉजी सेक्शन में जाएगा। अभी तक तो 3 ही 4 आता है इसमें से, अभी ज्यादा नहीं देता है, लेकिन ज्यादा बढ़ाने का रहेगा तो इसी से बढ़ाता है। अभी यूपीएससी में 17 क्वेश्चन आता है। नहीं तो ये भी कहिए इकोलॉजी पढ़ेगा तो ज्योग्राफी है ना, ये है क्या। तो ठीक है, आपका क्लास ऐसे चलेगा, 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन, 3 दिन है हमारा क्लास इकोलॉजी का, 3 सेक्शन समाप्त करेंगे, ठीक। चलिए अब आते हैं पहला हमको पढ़ना है वन रिपोर्ट। आज के सिलेबस में है वन रिपोर्ट, बिहार का वन रिपोर्ट, फिर तथ्यात्मक सेक्शन, क्या नाम से फैलता है, इकोलॉजी। चलिए हाँ, अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, बात सब सुनते जाएंगे। वन रिपोर्ट में भारत का पढ़ेंगे और बिहार का पढ़ेंगे। कब का है ये, 2021 का है ये। महत्वपूर्ण तथ्य पर चलते हैं। पहली बात तो कितना वन रिपोर्ट है, तो 17वां वन रिपोर्ट है। 17वां लोकसभा चुनाव मतलब समाप्त हुआ सेशन, 18वें पर बढ़ गया। इसी तरह बिहार का विधानसभा सेशन भी 17वां ही है, 18वां चुनाव होगा, और हमारा वन रिपोर्ट भी कितना है, 17वां भी, 18वां आएगा, दोनों आने वाला, विधानसभा चुनाव भी और वन रिपोर्ट भी। अब आते हैं कितने साल पर आता है, 2 साल पर आता है। तैयार कौन करता है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया तैयार करता है, और ये पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और पहला फॉरेस्ट रिपोर्ट कब आया था, 1987 में। और इस बार विशेष क्यों रहा है, क्योंकि इस बार दूर संवेदी उपग्रह से रिसोर्स सेट 2 के माध्यम से हम लोग डाटा एकत्रित किए। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। रिसोर्स सेट 2 के माध्यम से हम लोग डाटा एकत्र किए हैं, किसका, वन रिपोर्ट 2021 का। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि बिहार भारत सरकार का पॉलिसी है, कौन सा पॉलिसी है, फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। इसके अनुसार आपको फॉरेस्ट कवर एरिया भारत में कितना लाने का लक्ष्य रखा गया है, 33%। इसी में से हिली एरिया में यानी पहाड़ी एरिया में 60% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, और मैदानी इलाका में 20% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। ये फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 कहता है, ठीक है। इतना तक कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। कहता है टोटल फॉरेस्ट कवर जो हमारे पास है वो है 24.62%। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट। और इसमें से वन क्षेत्र कितना है, तो 21.71%। और इसी में से वृक्षावरण क्षेत्र को जोड़ लिया जाए तो हमारा बन जाता है 24.62%, ठीक है। तो 2.92% वृक्षावरण है। तो वृक्षावरण और वन क्षेत्र दोनों मिलाकर फॉरेस्ट कवर। तो भारत सरकार ने बड़ा तेजी से काम किया, बोला भैया ऐसे तो फॉरेस्ट बढ़ नहीं रहा है, तो जहां तहां पेड़ उगा हुआ उसको भी जोड़ो, सबको जोड़ो। अब फिर देखो कैसे नहीं फॉरेस्ट कवर। पिछला बार क्या किया कि फॉरेस्ट कवर तो बढ़ नहीं रहा था, तो उन्होंने क्या किया, टाइगर अभ्यारण्य को सबको जोड़ दिया उन्होंने। अब देखिए इसको कहते हैं दिमाग, कि नहीं बढ़ा सकते हैं तो कुछ पेपरबाजी कर दिया जाए। चलिए, तो यही बात बोला है। वन आवरण का मतलब क्या होता है, तो वन आवरण का मतलब होता है इसमें 10% से ज्यादा वृक्ष घनत्व वाले क्षेत्र में 1 हेक्टेयर से अधिक वृक्षों वाली सभी भूमि इसमें शामिल होती है, यानी 1 हेक्टेयर में 10% कम से कम वन होना चाहिए। वही वन के 3 प्रकार हैं, सघन वन होता है, मध्यम वर्ग होता है और खुला वन होता है। इसमें झाड़ीदार वन भी होता है कुछ कुछ, ठीक है। तो यही कहते हैं बहुत घनत्व वन, मतलब डेंस फॉरेस्ट किसको कहा जाता है, तो वैसा फॉरेस्ट जिसका वृक्ष घनत्व जो है वो 70% या उससे अधिक है, तो इसके डेंस फॉरेस्ट कहा जाएगा। और इसका प्रतिशत कितना है हमारे इसमें, 3.04%। फिर से समझिए, जहां वनों का जन घनत्व जो वृक्ष घनत्व है वो कितना हो, 70% से ज्यादा। मध्यम सघन वन क्या आएगा, तो 40 से 70% अगर रहेगा वृक्ष घनत्व तो उसको कहेंगे मध्यम सघन वन, ठीक है। और ये कितना है, 9.33%। वही खुला वन कौन सा होता है, तो वो सभी भूमियां वृक्ष क्षेत्र घनत्व 10% या उससे अधिक हो तो उसको कहेंगे खुला वन। तो हमारे यहाँ डेंस, आप देखिए ये कितना है, 9.34%।
सबसे कम कौन सा है हमारे यहाँ? डेंस वन है। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ कौन है? तो मध्यम सघन वन है। मध्यम सघन बराबर ही है, खुला वन और मध्यम सघन वन। लेकिन इसके अलावा कौन सा है? तो इसके अलावा झाड़ीदार वन भी है। झाड़ी हमारे यहाँ बहुत सारा है और वो है 1.42%। ये कहता है कि ये तो मेन में फॉरेस्ट एरिया हो गया। इसके अलावा जो छोटा छोटा घास के मैदान और वृक्ष के क्षेत्र हैं उन सब में कहता है गैर वन कौन सा है? तो उपरोक्त में से किसी वर्ग में शामिल नहीं हो और गैर वन श्रेणी के अंतर्गत आता हो लेकिन पेड़ हो। लो हो तो ये कहां चला गया? 2 दिन से ऐसे हो रहा है। तो उसको कहते हैं वन, ठीक है, तो उसको कहते हैं गैर वन। तो यही बात है, यहां भी बताया गया फॉरेस्ट कवर, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, स्क्रब फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट। तो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, आपको जो पढ़ना है वो पढ़ लीजिएगा। ये बात समझ में आया? डेंस फॉरेस्ट किसको कहा है? 70% से ज्यादा वृक्ष घनत्व है। मॉडरेट फॉरेस्ट किसको कहा है? 40 से 70%। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है अगर पूछने का होगा तो। और आपको खुला वन किसको कहेंगे? 10% से ज्यादा, ठीक है। अब आते हैं इस पे, एक डायग्राम है हमारे पास, कहता है भारत का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है? तो 32,87,459 स्क्वायर किलोमीटर। कहता है टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है? तो कहता है 2021 में 21.71% है, बताए ऊपर, और 2.93% बताया कि ओपन वाला। बता 2019 में कितना था? 21.67। तो इसमें कुछ खास अंतर दिख रहा है आपको? कुछ खास अंतर नहीं, कुछ खास अंतर नहीं, ठीक है। कहता है यही, आप ये फिगर देखिए, ये भारत सरकार का फिगर है। कहता है कि कहां कहां कितना वन, देखिए तो हमने देखा वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट, हमने सब ऊपर देख लिए। वही बात है जो यहाँ पर प्रतिशत के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, कोई अंतर नहीं, ठीक। अब आते हैं यहाँ, कहते हैं फॉरेस्ट कवर इन स्क्वायर किलोमीटर बाइनियल ग्रोथ, यानी 2 साल पे आता है तो कितना कितना ग्रोथ किया है। तो यहाँ से निकालते हैं। कहते हैं 2011 से 2013 में गया तो 0.82% का ग्रोथ दिखाई दिया। 2013 से 2015 में 0.54% ग्रोथ दिखाई दिया। हमको मूलतः कौन सा देखना है? ये और ये देखना है कि 2019 से 2021 में गया तो 0.22% का ग्रोथ रेट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि वन बढ़ रहा है कितना तेजी से? तो 0.22% की गति से बढ़ रहा है 2 साल में। तो हमारे यहाँ वन बढ़ने की कैपेबिलिटी बहुत कम है, इसे ही स्पष्ट दिखाई देता है। अब आते हैं यहाँ पर, ये तो हुआ कि स्क्वायर किलोमीटर में, ये कहते हैं ट्री कवर कितना बढ़ रहा है, ये तो हुआ फॉरेस्ट कवर, और एक हुआ हम ज्यादातर हमारे यहाँ क्या है? ट्री कवर। ट्री कवर भी है, ज्यादातर नहीं, ट्री कवर भी है। तो यही कह रहा है इसका कितना वृद्धि हुआ? तो देखिए ट्री कवर में वृद्धि आपको ज्यादा दिखेगा। देखिए 11 से 13 में 0.46%, 13 से 15 में 1.43%, 17 से 19 में 1.29% और 19 से 21 में 0.76%। तो हमारे यहाँ फॉरेस्ट कवर की अपेक्षा ट्री कवर में ज्यादा वृद्धि तेजी से हो रहा है। ये बात तो स्पष्ट। देखिए ये बहुत ही लॉजिकल बात है और टेक्निकल बात है। हम लोग बात कर रहे हैं कि फॉरेस्ट कवर की अपेक्षा ट्री कवर हमारे यहाँ ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, और ये कौन सा डाटा बता रहा है? तो ये दोनों डाटा ये बात कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं गेन एंड लॉसेज इन फॉरेस्ट कवर सिंस 2019। कहा हमने वन प्रतिशत में वृद्धि देखा, किस राज्य में? तो कहता आंध्र प्रदेश में 647 किलोमीटर स्क्वायर हमने देखा, स्क्वायर किलोमीटर देखा। उससे तेलंगाना में, फिर उड़ीसा में, फिर कर्नाटक में। यानी इन स्टेट में फॉरेस्ट कवर जो है बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। घट कहाँ रहा है? तो वो इलाका जहां सबसे ज्यादा फॉरेस्ट, और वो है पूर्वोत्तर का इलाका। तो यही बात यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए इससे याद होना आसान, लॉस कहाँ हो रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश में कितना लॉस हुआ? 257 स्क्वायर किलोमीटर हुआ। इसके अलावा मणिपुर में हुआ, इसके अलावा नागालैंड में हुआ, इसके अलावा मिजोरम में हुआ, इसके अलावा मेघालय में हुआ। अब आप बोलिएगा कि सर ये सब इलाका तो फॉरेस्ट इलाका है, फिर लॉस कैसे हो रहा है? पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक इसका मतलब सिंपल सा है कि विकास जहां पहुंचेगा वहां फॉरेस्ट कवर कम होगा। ये तो जरूरी है कि अगर आप ट्रेन ला रहे हैं, आप आपके पास उद्योग लगा रहे हैं आपके पास, तो पेड़ तो कटेगा ना। या फिर आप लकड़ी उद्योग को विकसित कर रहे हैं तो पेड़ तो कटेगा ना। तो ये एरिया अभी तक जो इसे अछूता था और अपने एरिया का 80% से ज्यादा भाग पर वन ही उगाए हुए हैं, तो उसको छोटा सा भी विकास करना पड़ेगा तो वन काटना पड़ेगा, फॉरेस्ट एरिया को कम करना पड़ेगा। और यही कारण है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में लगातार वन में ह्रास देखने को मिल रहा है, और वहीं दक्षिण भारत में वनों में वृद्धि देखने को मिल रहा है। तो नीतीश कुमार जी इससे बहुत प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई, हम बिहार को भी जो हमारा ऐसा दिखाई दे रहा है हल्का हरा हरा, इसको एकदम डार्क हरा करेंगे। और उन्होंने एक योजना चलाया, इस योजना का नाम है जल जीवन हरियाली योजना। ठीक है, हम मंगलवार को हम आते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा।
अब आते हैं आगे। अब ये क्या है, ये पूरा डाटा है, ये पूरा डाटा है जो आपको याद करना पड़ेगा। आप कहिएगा सर करंट में तो इतना डाटा देते हैं कि दिमाग डाटा हो गया है और टाटा टाटा करने लगा है कि अब नहीं याद करेंगे तुमको हम, नहीं ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो कोई बड़ा दिक्कत की बात नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत की बात है, आपको जब भी ऐसा लगे तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन बना लीजिएगा। जिस एरिया को आप पढ़ रहे हैं, जैसे फॉरेस्ट को पढ़ रहे हैं तो कल फॉरेस्ट का जितना एमसीक्यू है वो आपको दे देंगे, आप उसको कवर कर लीजिएगा। पढ़िएगा कि एमसीक्यू बनाइएगा, आपको याद ज्यादा रहेगा, पढ़िएगा छोड़ दीजिएगा याद कम रहेगा, ये बात डिफिनेट है, ठीक है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी आप करंट नहीं पढ़े थे, अब आप करंट पढ़ेंगे तो ज्यादा मेहनत अभी इस पर बनता है ना। एक बात दिल से बताइए, 1 महीना पीछे चले जाइए, क्या उसके पहले करंट पढ़ रहे थे तो बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे सर, थोड़ा थोड़ा है ना, तो अभी समझ दीजिएगा ना उसको। नहीं ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में आईएफएस का एग्जाम होता है इस कारण से। इकोलॉजी का सेक्शन हमको याद है कि 2011-12 से इंट्रोड्यूस किया है यूपीएससी में, और उस समय बढ़ाया ही है, घटाया नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आईएफएस का एग्जाम उसी में होता है इसलिए देता नहीं, वो देता ही है क्योंकि हाँ उसको यूपीपीसीएस में देख लीजिए। चले आते हैं, क्योंकि ये ऐसा चीज है ना जो आज की वास्तविकता है, जो ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, तो ये वास्तविकता और इसी से ये जुड़ता भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, इंपॉर्टेंट देखिए, यही याद करिए, नहीं याद होगा कोई दिक्कत नहीं है। टाइगर स्टेट भी हम पढ़े हैं मध्य प्रदेश, और फॉरेस्ट स्टेट भी हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश, याद है ना, ठीक है। कहते हैं इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का नाम आता है, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र, तो नंबर 1 हो गया। अब ये क्या है, ये याद रखिएगा, परसेंटेज के दृष्टिकोण से नहीं है, ये भाई एरिया है, परसेंटेज से अलग हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में पूर्वोत्तर वाला सब बाजी मारेंगे, ठीक, ये भाई एरिया है। अब आते हैं प्रतिशत के दृष्टि से, तो देखिए ये हो गया एरिया बाय एमपी पहले हो गया, फिर हो गया अरुणाचल, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा। लेकिन परसेंटेज के दृष्टिकोण से मिजोरम पहले हो गया, फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, और फिर नागालैंड। देखिए पूर्वोत्तर का एरिया परसेंटेज, मैंने बताया आपको कि हमारे पास पूरा मैदान अभी था एकदम वृक्ष से भरा हुआ, और हमको अब घर बनाना है, तो क्या करेंगे, वृक्ष काटेंगे ना। तो पूर्वोत्तर में इसलिए फॉरेस्ट लॉस हो रहा है, और जबकि अन्य राज्यों में फॉरेस्ट गेन हो रहा है, ठीक। तो हमने 2 सेक्शन देख लिया, पहला देखा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन कहाँ है, फिर हमने प्रतिशत की दृष्टि से देखा सबसे ज्यादा वन कहाँ है, तो मिजोरम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, मेघालय में है, मणिपुर में है, और नागालैंड में। और इसको फिर से पढ़ा के हम एक बार आपको मौका देंगे, फिर से रिवाइज करिए, इधर उधर ध्यान मत दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल पॉइंट, ठीक। अब कहते हैं वन क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वृद्धि दिखाने वाले राज्य, तो अभी देखिए हम लोग तेलंगाना है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा है। पहला नंबर पे वन क्षेत्र में वृद्धि कौन दिखा रहा है, तेलंगाना, प्रतिशत के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से कितना 3.07%। आंध्र प्रदेश दिखा रहा है 2.22%, फिर उड़ीसा दिखा रहा है 1.04%। तो ये सर्वाधिक वृद्धि दिखाने वाले राज्य हैं। अब आते हैं पूर्वोत्तर के 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में वन क्षेत्र की कमी आया, तो ऊपर मैप में हम आपको ये बात दिखा चुके हैं, दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है, नहीं देखे आप, याद नहीं है तो ये देखिए, ये देखे ना आप कि पूर्वोत्तर के राज्यों में वन क्षेत्र में कमी आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं, और बहुत ज्यादा ऊपर चले गए, ये हो गया। अब आते हैं मैंग्रोव पर। मैंग्रोव की बात हम यहाँ छोटा सा कर रहे हैं, थोड़ा सा समय दीजिए, नीचे हम पूरा भारत के मैंग्रोव क्षेत्र को देखेंगे और विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र को देखेंगे, क्योंकि मैंग्रोव पर प्रश्न बहुत अच्छा बन सकता है। तो मैंग्रोव की बात करें तो 17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है। अब भारत के कुल मैंग्रोव का आवरण अब कितना हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4992 वर्ग किलोमीटर। अब मैंग्रोव वन क्या होता है ये जानते हैं, या सब जानते हैं नहीं जानते हैं, रक्षा जानती है मैंग्रोव क्षेत्र वन क्या होता है, हमको बताओ, हमको नहीं पता है। कुर्सी रहना चाहिए बैठने के लिए, नहीं हाँ बहुत अच्छा मिष्टी योजना के तहत मैंग्रोव का विकास किया जा रहा है। तो मैंग्रोव क्या होता है, रक्षा, मैंग्रोव एक तरह का वृक्ष है जो अम्लीय क्षेत्रों में यानी तटीय इलाकों में समुद्र के पानी में पलता बढ़ता है, और उसका हाँ सैलिनिटी ज्यादा हो, उसमें वही एक पेड़ पौधा है जो पड़ जा सकता है, तो ठीक है, वो भी एक तरह का वृक्ष ही है, ठीक, लेकिन वो मेन लैंड में नहीं होता है, वो तटीय इलाका में होता है, ठीक है। तो मैंग्रोव आवरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो उड़ीसा में, फिर महाराष्ट्र में, और फिर कर्नाटक में। तो ये देखिए मैंग्रोव आवरण में मैंग्रोव कितना एरिया में फैला हुआ है, 4992 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में। सबसे ज्यादा मैंग्रोव कहाँ फैला हुआ है,
तो उड़ीसा में मैंग्रोव फैला हुआ नहीं है, वृद्धि दिखा रहा है। सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन है कहाँ? वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो महाराष्ट्र में और कर्नाटक में। अब आते हैं एक घटना घटा जिसको लेकर हम लोग करंट में पढ़े थे साइंस एंड टेक में। क्या पढ़े थे? तो ऐसा वायुयान बनाए थे जो जंगलों की आग को बुझाने के लिए उत्तराखंड में लाया था। उसे बम्बी बकेट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बम्बी बकेट प्लेन लेकर आए थे ना हम लोग, ठीक है। अब आते हैं वनों की आग की घटना हाल ही के दिनों में बहुत ज्यादा लगा है। वनों में आग लगने के 2-3 कारण है जो सार्थक कारण है। एक तो सूखी पत्तियां और हाँ, दूसरा हम लोग जानबूझ के भी लगा देते हैं कि भैया अब इस एरिया को साफ करना है, और तीसरा बिजली गिरने से भी कभी कभी जंगलों में आग लगता है, ठीक है। तो कहता है सर्वेक्षण में पाया गया कि 35.46% वन क्षेत्रों में वनों में आग लगने की आशंका वाले वन है हमारे, यानी 100% में 35.5% वन जो है लगभग वन आग लगने वाली घटनाओं से प्रेरित है। इनमें से 2.81% क्षेत्र अत्यधिक आग लगने की घटना वाले हैं। 7.85% बहुत अधिक आग लगने की आशंका वाले क्षेत्र में है, और 11.51% अत्यधिक आग लगने की आशंका वाले में है। तो ये आग लगने की संभावनाओं को लेकर बात किया गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बहुत जरूरी है। हम लोग कहते हैं कि महासागर है जो सबसे ज्यादा कार्बन का स्टोरेज किए हुए है, ये सुने हैं आप? यानी कार्बन सबसे ज्यादा कहाँ है? महासागरों में। तो कहते हैं कि वन में भी कार्बन होता है क्या? तो बिल्कुल, जितने पेड़ है वो कार्बन स्टॉक ही तो है, जितना पेड़ है वो कार्बन को ही तो संग्रहित किए हुए हैं। इसका किसी को डाउट है तो पूछिए हमसे, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि कार्बन स्टॉक हमारे कितना है? तो 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 2019 में 79.4 मिलियन की वृद्धि को दिखाता है। तो अभी हमारे कार्बन स्टॉक कितना है? 7,204। याद रखिएगा, यही बात जब हम बिहार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे होंगे, वहां भी बिहार में वनों में कितना कार्बन स्टॉक है ये हम लोग पर्यावरण वाले यूनिट में देखेंगे, इन्वायरमेंट वाले यूनिट में देखेंगे, ठीक है। कहता है बांस के जंगल, पहले तो बांस को घास माना जाता था, अब इसको पौधा माना गया, पेड़ माना गया, क्योंकि पूर्वोत्तर का जीवन चर्या बांस पर ही निर्धारित होता है। तो कहता है 2019 में 13,882 मिलियन कलम, कलम मतलब होता है बांस, देखिएगा आप गिनेंगे जो कलम के माध्यम से गिनेंगे, बढ़कर कितना हो गया 2021 में? क्यों? क्योंकि लोगों का इस तरफ झुकाव भी हुआ, इसका खेती भी कर रहे हैं बांस का वहां पर, और कितना हो गया है? 53,336 मिलियन कल। कहते बांस का अधिकतम जो उत्पादन होता है, मैंने बोला पूर्वोत्तर इलाकों में ही ज्यादातर होता है। जब अभी वर्ल्ड ट्रेड फेयर चल रहा है प्रगति मैदान में, आप वहां जब जाइएगा तो पूर्वोत्तर का जितना भी झांकी लगता है वहां जाइएगा तो पूरा बांस का सामान आपको दिखाई देगा, पूरा चलचित्र ही वहां बांस से पर चलेगा, कोई भी सामान बांस का ही बना होगा। तो ये एक अच्छा लगेगा आपको। तो कहीं सर उसके लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, तो पटना में पुस्तक मेला लग रहा है दिसंबर फर्स्ट वीक में, वहां भी जा सकते, ठीक। अधिकतम कहाँ? तो मिजोरम में और अरुणाचल प्रदेश में बांस का अधिकतम खेती मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में, और न्यूनतम होता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। पहले बिहार में भी बांस का खूब खेती होता था, और हर गांव में कम से कम बांस का 2-3 जगह लगा रहता था, देखे थे? अब नहीं, अब बहुत कम होगा। हमारे गांव जहानाबाद एरिया में बहुत ही कम बांस का आप देखेंगे कोई भी चीज, ठीक। तो हमने देख लिया बांस के जंगल को, क्यों? हाँ, तो एक बात और सुनिए, हमारे पूर्वज ऐसे नहीं मूर्ख नहीं थे, वो ऐसा एरिया में बांस रोपते थे जहाँ खेती होवे नहीं करता था। हाँ हाँ, ये भी सही बात है, आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी भी शादी ब्याह में बांस की आवश्यकता है, पूजा पाठ में बांस की आवश्यकता है। और अब तो देखिए ना, अच्छा थी छठ हो, दिवाली हो या दुर्गा पूजा हो, केला का घौर के घौर यहाँ ला के रखा रहता है, पूरा रोड पर लगा रहता है ना। तो अब क्या हो गया ना, सब चीज बिजनेस हो गया, अब मुफ्त में आपको कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ, सबसे बड़ी बात है हम डेली मर रहे हैं, हाँ, उसमें बांस का आवश्यकता है। देखिए कितना अच्छा कंसेप्ट लेकर आए। हाँ, चलिए, अब जैसा कि मैंने आपको बोला, मैंग्रोव के विस्तार को हम सिर्फ क्षेत्रीय स्तर पर नहीं पढ़ेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखेंगे, ठीक। तो मैंग्रोव की बात कर रहे हैं विश्व और भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक। तो कहता है दुनिया भर में मैंग्रोव कवर की स्थिति वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 के अनुसार बताया जा रहा है कि 113 देशों में 14.79 मिलियन हेक्टेयर पर वन भूमि मैंग्रोव वन है। और सबसे ज्यादा मैंग्रोव कहाँ है? तो ये एशिया में है, फिर अफ्रीका में है, फिर उत्तर और मध्य अमेरिका में, फिर दक्षिण अमेरिका में, यानी सबसे ज्यादा कहाँ पर है? एशिया में ही है, फिर अफ्रीका में। चलिए, इतना काफी है याद करना। कहते हैं ओशिनिया में मैंग्रोव का सबसे छोटा क्षेत्र पाया जाता है, और कहा जाता है कि कुल मैंग्रोव में 40% हिस्सा है कुछ देशों के पास है। कौन कौन देश है? इंडोनेशिया है। एशिया में हम बोले कि सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन है। एशिया में किन देशों में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन है? तो इंडोनेशिया है,
फिर ब्राजील है, फिर नाइजीरिया है और फिर मैक्सिको है। तो इंडोनेशिया में एशिया रीजन में सबसे ज्यादा मैंग्रोव क्षेत्र है, क्योंकि आप इंडोनेशिया को देखें ना, द्वीपीय समूह का देश ही कहा जाता है, सबसे ज्यादा द्वीपीय समूह उसी के पास है। ठीक है, कहते हैं भारत में मैंग्रोव की स्थिति क्या है, तो अभी हमने देख लिया भारत में मैंग्रोव की स्थिति कितना है, 4992 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कहता है कि 2019 के बाद कितना प्रतिशत, कितना वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है, तो 17 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ, ज्यादा वृद्धि नहीं हुआ है। मैंग्रोव कैसा वन है, जो तटीय इलाकों में फैलता है। भारत सरकार तो इसका सब लोग बातें करने में लगे थे क्या? ठीक है, बात भी होना जरूरी है, लेकिन पढ़ाई का क्या हम बोल रहे थे अभी, कुछ और ध्यान से निकल गया, छोड़िए। तो 17 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि दिखाई दिया है पिछले बार की अपेक्षा, पिछले बार मतलब 2019 की अपेक्षा। तो अभी हमारे पास कितना है, 4992 वर्ग किलोमीटर। अब ये छोटा सा हमारे पास डेटा है और ये बताने के लिए काफी है कि किसके पास कितना मैंग्रोव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। किस राज्य में मैंग्रोव सबसे, अभी हमने पढ़ा कि कहाँ से वृद्धि हुआ, याद करिए, उड़ीसा महाराष्ट्र पढ़ रहे थे, लेकिन अब देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा मैंग्रोव क्षेत्र किस राज्य के पास है। देखिए दोनों में अंतर है। तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव किसके पास है, तो देखिए वेस्ट बंगाल के पास है 2114 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद किसके पास है, तो गुजरात के पास है। उसके बाद किसके पास है, अंडमान निकोबार। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ये सुंदरवन के कारण मैंग्रोव का एरिया यहाँ ज्यादा है। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। यही बात इंग्लिश में है, जो हिंदी में पढ़े ऊपर नीचे इंग्लिश में है। ठीक है, अब आते हैं, हमने बोला कि इस बार बाघ अभ्यारण्य को भी शामिल किया। अब ये काहे घड़ी देख रहे हैं, हमको भी ध्यान जाता है उधर। और सही बात यह है कि हम भी चाहते हैं कि हम जल्दी छोड़ के निकल जाए, लेकिन हम 13 तारीख के डर से नहीं निकलते हैं। ठीक, और आप में डर नहीं है तो उसका हम क्या करें। आपका टीचर आपसे ज्यादा डरा हुआ रहता है कि हम अच्छा से पढ़ा दे, कि कम से कम आके बच्चा हमको ये ना बोले कि आपके सब्जेक्ट में ये खराबी हो गया। आपको भी ये डर होना चाहिए। बात तो सही है कि आपका मेहनत स्टूडेंट से ज्यादा ही वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि इस बार हम अपने को दिखाएं कि हम भी पढ़ा रहे हैं तो हमें कुछ आ रहा है, चाहे वो संसाधन सामूहिक ही क्यों ना हो। लेकिन बिहार स्पेशल में तो देख रहे हैं पूरा मेहनत पर चल रहा है। इसको ही बनाने में कम मेहनत नहीं लगता है, बहुत मेहनत लगता है रिसर्च करना। जैसे देखिए मैंग्रोव वन पढ़िएगा ना, आप वन पढ़िए किसी मैगजीन में, तो सिर्फ भारत का दिखा के छोड़ देगा, बिहार का। ये क्या है कि हम लोग वर्ल्ड लेवल पर गए हैं, फिर भारत पर आए हैं। अब ये क्या है, इससे सामूहिक आइडिया हमको लग जाता है। चलिए, हम बोले कि इस बार भारत सरकार क्या सोचा कि भैया वन ऐसे बढ़ नहीं रहा है, कैसे बढ़ाएं, तो पूरा टाइगर रिजर्व को इसमें शामिल कर दिया। और अभी टाइगर रिजर्व की संख्या कितना हो गया है सरस्वती, नहीं पता, सही एकदम कितना हो गया सुशील, कल ही परसों न्यूज आया है, ऑनलाइन में बताएंगे कितना हो गया है। चलिए, हम नहीं जानते हैं 54 है या 56 है। अच्छा, आज लेटेस्ट, चलिए अभी ऐड हुआ है ये, कहते हैं बाघ अभ्यारण्य, मैंने बोला पीछे। अच्छा, अब इनको साइड लाइन कर दिए, आप दोनों ग्रुप बना लिए हैं, आप ध्यान दे रहे हैं। शुरू से अंत तक में इंप्रूवमेंट आप ही में दिखा है कंसंट्रेशन लेवल पर, और गपास्टिंग करने में ज्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं आप, इसलिए साइड हो गए। देखिए, समय रहते दुष्ट प्राणी को छोड़ देना चाहिए, चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो, है ना। चलिए, अच्छा, बीच बीच में हंसी मजाक भी बहुत जरूरी है, तो माथा ब्लास्ट करने लगता है। नहीं तो हम लोग कह रहे थे कि हम लोग वन क्षेत्र को भी शामिल कर दिए हैं, कि अब बाघ टाइगर रिजर्व को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। नहीं, दो लोग आपस में भी देख रहे थे, लेकिन जरूरत नहीं है, तुम दोनों तो आंखें बात कर लेती है। अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व है जो इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। फिर मध्य प्रदेश का अचानक मार है जो इस लिस्ट में नंबर 2 पर है। फिर उड़ीसा का सिमलीपाल है, वो इस लिस्ट में नंबर 3 पर है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, बाघ अभ्यारण्य। तो आपको याद कौन सा रखना है, ये। और अगर सीक्वेंस आ गया तो पक्के के बाद अचानक मार के बाद सिमलीपाल। अब 3 काफी है, कर्नाटक, कालिया, मिजोरम में डंपा, ये 5 अब याद करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन 3 अगर याद है तो सीक्वेंस मिला सकते हैं, लेकिन आपको ये तो इंपॉर्टेंट है जो याद रखना ही रखना है। ठीक है, ये भी वही है डायग्राम के माध्यम से। ठीक, कहता है, अभी सुन लीजिए, वन आवरण में दशकीय परिवर्तन जो देखने को मिला है उस पर बात करें। दशकीय मतलब अब 10 वर्ष पीछे से आगे की तुलना कर रहे हैं। कह रहे हैं 2011 से 2021 के बीच वन क्षेत्र में 22.62 वर्ग किलोमीटर, यानी लगभग 0.04% की कमी ही आई है, वृद्धि नहीं हुआ है। ये जरूरी भी है। देखिए, अफ्रीका के देशों में जाइएगा तो वहां भी कमी दिखाई देगा। अब जिसके पास खाने का सब कुछ हो गया है वही ना हरित भवन बनाएगा। हम और आप हरित भवन बनाइएगा,
नहीं बना पाइएगा। इसलिए केरला बनाता है ग्रीन एयरपोर्ट, हरित एयरपोर्ट पहला, हम नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा तो अभी एयरपोर्ट ही बनाना है जरूरी। हमारा जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट बहुत छोटा है और वहां से यहाँ एरोप्लेन से उतरिएगा और निकल जाइएगा, जबकि दिल्ली में जाइएगा तो पूरा राउंड मारना पड़ेगा, मुंबई में जाइएगा तो ये दिक्कत कि हमारे पास एयरपोर्ट ही नहीं, तो ग्रीन एयरपोर्ट की बात कैसे कर सकते हैं? ठीक, वन आवरण कहाँ है? वही है कि पेड़ से घिरा हुआ क्षेत्र को वन। वन में 3 तरह के वन हम लोग पढ़े, 4 तरह के कर लीजिए। कौन कौन पढ़े? डेंस वन और मॉडरेट फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट, और उसके अलावा स्क्रैप फॉरेस्ट, उसके अलावा वृक्ष आवरण। लेकिन आप वन आवरण पढ़ रहे हैं तो 3 सामूहिक बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कहते हैं वन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाने वाले टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? तो बुक्सा है। अब देखिए बुक्सा कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में है। अन्नामलाई है जो तमिलनाडु में, इंद्रावती है जो छत्तीसगढ़ में। तो हमने देखा दशकीय वृद्धि की बात किया जाए तो वृद्धि नहीं हुआ है, हमारा दशकीय हानि हुआ 0.04%। और कहता है वन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि कौन दर्शाया है? 2 पॉइंट है, याद रखिए। यहाँ पर हम टेक्निकल बात बताते हैं, ये वन क्षेत्र में वृद्धि है और ये जो है ऊपर ये टोटल वन आवरण की बात कर रहा है। तो दोनों में अंतर है, ये एक साथ मत लेके चलिएगा। ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा वन प्रतिशत के हिसाब से ज्यादा वन किसके पास है? तो अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व के पास है। और कहता है कि वृद्धि किसने किया है? तो बुक्सा ने किया है, अन्नामलाई ने किया है, इंद्रावती ने किया। ये बात समझ गया? टेक्निकल बात। कहता वन क्षेत्र में अधिकतम हानि निम्नलिखित में कहां दर्ज किया गया है? तो कवाल में। कवाल कहां पड़ता है? तेलंगाना। भद्रा में कहां पड़ता है? कर्नाटक। और सुंदरवन कहां पड़ता है? हाँ वो तो खैर सबको पता है। तो इस तरह से हम लोग टाइगर रिजर्व को लेकर भी एक पृष्ठ देख लिया। और ये कहां से उठाए हैं? तो भारत सरकार का वन रिपोर्ट 2021 आया, उसी से इसको यहाँ पर पुट ऑन किए हैं। एक पेज को, 4 पेज था, एक पेज को यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पेज था उसको यहाँ पर पुट ऑन कर दिया। बाकी इससे पता चल गया सारा चीज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है आपके बुक के पढ़ने में और इसमें पढ़ने में। अब आते हैं यहाँ पर, कहता भारत के वन बनाम विश्व के वन संसाधन। अब इसको भी देख लेते हैं कि कंपैरेटिव हो जाते हैं कि वन हमारे यहाँ कितना है। तो क्या है कि रशियन फेडरेशन के पास सबसे ज्यादा वन है और सबसे ज्यादा एरिया भी उन्हीं के पास है। भैया करेंगे क्या? वो कहेंगे ले जाओ 2-3 बीघा में तुम ही रोप लो। अब वहाँ क्या है ना कि जनसंख्या कम है, पुतिन जी एगो योजना लाए हैं कि जो बच्चा पैदा करेगा उसको इतना पैसा दिया जाएगा। सीरियसली। और कुछ देश ऐसा है जो अपने यहाँ नागरिकता देने में लगा हुआ और उसके बदले पैसा दे रहा है, क्योंकि उनके यहाँ पॉपुलेशन नहीं। और हम क्या कर रहे हैं? हमको काम करने के लिए पूरा मेहनत करना पड़ रहा है और उनको ज्यादा करने के लिए। और इसी में साउथ से एक मैसेज आता है कि हमको भी अब पॉपुलेशन ग्रोथ पर काम नहीं। तब भी आप यहाँ बिहार से तुलना वहां कैसे कर सकते हैं? चलिए, तो यहाँ क्या है? रशियन फेडरेशन, ब्राजील, कनाडा, सेंट्रल अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इंडोनेशिया, पेरू और भारत। तो ये क्वेश्चन आता है कि वन आवरण की दृष्टि से भारत का कौन सा रैंक है? तो 10वां रैंक। जब इंडिया बुक पढ़िएगा ना 2024 तो उसमें ये दिया हुआ है, ठीक। ये इतना मत पढ़िए, इतना पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं कि सबसे अधिक वार्षिक वन वृद्धि दर्शाने वाले देश कौन है? मतलब हर वर्ष जहां वनों का वृद्धि होता है। ये थोड़ा ज्यादा ही आपको हम टेंशन दे रहे हैं, लेकिन चलिए। चीन में सबसे ज्यादा वन कहाँ है? रशिया में। लेकिन वृद्धि कहाँ हो रहा है? चाइना में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, फिर भारत में। टॉप 3 में भारत बैठा हुआ है, इसलिए आपको ये पढ़ना चाहिए। टॉप 3 में हम लोग बैठे हुए हैं, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ का। अब आ जाते हैं बिहार का, ठीक है। हिंदी में ऊपर दिए हुए हैं, इंग्लिश में नीचे दिए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। हमने अभी पढ़ा कि 2 साल में एक बार वन रिपोर्ट आता है। ये रिसोर्स सेट 2 के माध्यम से हम लोग इस पर आंकड़ा इकट्ठा किए हैं। और इस बार हम लोग टाइगर रिजर्व में भी, तो हम लोग के पास एक ही टाइगर रिजर्व है, कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, उसको भी शामिल किए, ठीक। तो कहता है अब बिहार के परिप्रेक्ष्य में है, तो बिहार में कितना है वन? तो 7.84। यहाँ देखिए, हम लोग अभी वनों के नेचर पढ़े, कैसा कैसा वन है। अति सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मध्यम अति सघन वन, खुला वन, झाड़ियां और नॉन फॉरेस्ट। तो देखिए हमारे यहाँ सब बांटा हुआ है। अति सघन वन कितना है हमारे? 0.35%। हमारे मध्यम वन कितना है? 3.49%। ये सब याद करना है, ये सब याद करना है, ये आपका जिम्मेदारी है, ये आपको काम करना पड़ेगा। हाँ, ये भी याद कर लेना है। अब जैसे और ये देखिए यहाँ पर मिस्टेक है, ये पॉइंट है 333.42 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक। फिर ये है खुला वन और ये है झाड़ियां और ये है नॉन फॉरेस्ट। और हम देखिए भारत में भी नॉन फॉरेस्ट ज्यादा है और बिहार में भी नॉन फॉरेस्ट ज्यादा है, क्योंकि हम लोग सारे पेड़ को इसमें शामिल कर लेते हैं। तो कुल जो हमारे यहाँ है वो 7,381 किलोमीटर स्क्वायर है, जो परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 7.84% है। 7.84%, ठीक है, थैंक यू। 7.84% एरिया वन का एरिया, ठीक। हाँ, वन, बाकी एरिया जो है बिना वन का है।
अब ये याद करना तो आसान होगा ये वाला। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन कहाँ है, तो कैमूर में है, फिर पश्चिम चंपारण में, फिर रोहतास में है। तो आप फिर याद कर लेंगे, काम चल जाएगा। तो क्षेत्रफल के आधार पर वनावरण किस जिले में सबसे ज्यादा है, कैमूर में ज्यादा है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वनावरण कहाँ है, तो शेखपुरा में है, फिर अरवल में है, फिर जहानाबाद। तो एक बार फिर से, सबसे ज्यादा वन कहाँ है, कितना है, 1051 किलोमीटर स्क्वायर। फिर सेकंड नंबर पर कहाँ है, 903 किलोमीटर स्क्वायर पश्चिम चंपारण, फिर रोहतास में। एक और बात नोटिस कीजिएगा, कैमूर और रोहतास का एरिया कहाँ पड़ता है, नीचे, और वो पूरा पठारी इलाका ही है ना। हाँ, तो उसी कारण से वहां बना है। और ये कहाँ पड़ता है, पश्चिम चंपारण, ये भी पहाड़ी इलाका पड़ता है। तो इसलिए तीनों जगह पर डेंस फॉरेस्ट की संख्या परसेंटेज ज्यादा, वर्ग किलोमीटर ज्यादा है। आप कहते हैं क्षेत्रफल क्या सबसे कम, तो ये सारा फील्ड एरिया है। शेखपुरा में 1.19 किलोमीटर स्क्वायर, अरवल में 4.14 किलोमीटर स्क्वायर, और जहानाबाद में 4.43 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये सारा फील्ड एरिया है। तो फील्ड एरिया में तो वन आपका दिखेगा नहीं, क्या दिखेगा, तो वृक्ष दिखेगा। तो वृक्ष आवरण के आधार पर यह बात किया गया, ठीक है। अब ये हो गया किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। ये हो गया किसके आधार पर, प्रतिशत के आधार पर। तो कहते हैं कैमूर में कितना है, कैमूर वहां भी नंबर 1 पर है और यहाँ भी 31.56। फिर सेकंड नंबर पे जमुई 21.39, फिर नवादा, फिर मुंगेर, फिर पश्चिम चंपारण आया था, ठीक है। प्रतिशतता के आधार पर निम्न वनावरण कहाँ है, शेखपुरा, बक्सर। हाँ, ये भी याद रखिए, शेखपुरा में है, फिर बक्सर और सिवान कंबाइंड रूप से 0.35%, और फिर गोपालगंज में है। आप देखिए, हाँ सही है, सही है। नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं, कह रहा है प्रतिशतता के आधार पर वन आवरण कितना है इसके पास, ठीक। अब इसका सबसे ज्यादा शेखपुरा में है, सबसे कम है, सबसे कम शेखपुरा में है, बक्सर और सिवान। अच्छा, ये भी बात सही बोले, 20 पॉइंट नहीं, इसको 2.7072%, ये सही है, 2.072%, अब सही है। तो पहला कैमूर, दूसरा जमुई, तीसरा नवादा, चौथा मुंगेर, पांचवा पश्चिम चंपारण, पश्चिम है ना। हाँ, प्रतिशतता के आधार पर निम्न कहाँ है, तो पहला शेखपुरा, दूसरा बक्सर और सिवान, और तीसरा गोपालगंज, ठीक। अब है, हमने देख लिया सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल किसके पास है, सबसे कम वन क्षेत्रफल किसके पास है, सब प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल किसके पास है, प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम वन क्षेत्रफल किसके पास है। अब हम लोग देख रहे हैं बिहार में वनावरण वाले शीर्ष जिले कौन कौन से हैं। तो ये है, अब वनों का प्रकार हम बताया, डेंस वन, मॉडरेट वन और ओपन फॉरेस्ट। तो कहता है बहुत डेंस, मतलब वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो सबसे शीर्ष पर कौन है, पश्चिम चंपारण। और क्यों है, क्योंकि कहां से लग रहा है, एरिया देख लीजिए, ठीक है, कितना है, तो 249.34 किलोमीटर स्क्वायर है। फिर मध्यम रूप से बने वन कहाँ है, तो ये भी पश्चिम चंपारण है, कितना है, 548.47 किलोमीटर स्क्वायर है। और खुला वन सबसे ज्यादा कहाँ है, ओपन फॉरेस्ट कहाँ है, तो कैमूर में है, 531.73 किलोमीटर स्क्वायर है। एक और बात, इसमें थोड़ा सा आगे पीछे किसी किसी बुक में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये डाटा आपका एग्जैक्ट डाटा रहेगा, ठीक। तो हमारे यहाँ सबसे घना वन किस जिले में है, पश्चिम चंपारण, मध्यम सघन वन पश्चिम चंपारण, और खुला वन कैमूर, ठीक है। अब कहता है वन में सर्वाधिक वृद्धि किस जिले ने दिखाया है, तो बांका ने दिखाया है। कितना प्रतिशत ग्रोथ है, 16.29% ग्रोथ है। निम्न वृद्धि दिखाने वाला जिला कौन है, कैमूर। क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी वो डेंस है, ऑलरेडी फॉरेस्ट है, तो वो कितना दिखाएगा। ये बात याद करिए, जैसे मैंने बोला था यूएसए या जापान या दक्षिण कोरिया क्या डेवलपमेंट दिखाएगा, वो तो कम ही डेवलप दिखाएगा, क्योंकि ऑलरेडी विकसित है, ठीक है। डेवलपमेंट कौन दिखाएंगे, हम दिखाएंगे। तो कहते हैं सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले कौन है, बांका है, और निम्न वृद्धि दर वाला जिला कैमूर है। अब कहता है सर्वाधिक वृद्धि किस प्रकार के वन में हुआ है, तो खुला वन में हुआ। कहने की बात जरूरत नहीं है, सरकार जो 5 करोड़ पेड़ रोपा है वो कैसा वन में आएगा, खुला वन में आएगा, ठीक है। निम्नतम वृद्धि दर वन क्षेत्र किसके पास है, सॉरी कौन सा है, तो सघन वन क्षेत्र जो सबसे कम है हमारे पास। सघन वन तो 0% के आसपास है लगभग, हाँ कर वही 0% वृद्धि दर के आसपास है। कोई वृद्धि नहीं हुआ है, इसमें कमी हो सकता है, वृद्धि नहीं हो सकता है हमारे यहाँ, क्योंकि वन काटा जा रहा है, रोपा नहीं जा रहा। जो भी वन रोपा जा रहा है ओपन फॉरेस्ट में वन रोपा जा रहा है, तो हमारे सघन वन का वृद्धि है ही नहीं, मतलब 0 है, ठीक है, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब कहते हैं एक्सट्रीमली फायर प्रोन, मतलब आग लगने की संभावना कब सबसे ज्यादा है। अत्यधिक अग्नि वाले क्षेत्र हैं, 24.38 किलोमीटर स्क्वायर में आग लग सकता है। और ये आग कहाँ लगने की संभावना होता है, डेंस एरिया, डेंस एरिया, मॉडरेट एरिया में, मॉडरेट फॉरेस्ट में भी लग सकता है। नहीं तो खुला ओपन में क्या लगेगा भैया, एक पेड़ यहाँ एक पेड़ वहां है, ठीक। कहते हैं संपूर्ण वृक्षावरण वाले क्षेत्र कितना है हमारे पास, तो टोटल देख लिया जाए, डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट और फॉरेस्ट्री कवर, तो वो है 2341 किलोमीटर स्क्वायर। तो संपूर्ण वृक्षावरण, वृक्ष वाला आवरण वो एरिया नहीं,
सॉरी, वृक्षावरण मतलब जो वृक्ष लगा हुआ है वो है 2341, और ओवरऑल कितना है 7000 कितना है 7380, ठीक है, हाँ 381, ठीक है, 7380.0.9 है, तो आप उसको 381 कह सकते हैं, ठीक। अब आते हैं, हाँ, तो कहता है संपूर्ण वृक्षावरण में वृद्धि कितना हुआ 2019 की अपेक्षा 338 किलोमीटर स्क्वायर। कहता है कि सर्वाधिक वृक्ष किसके हैं, तो हम पढ़े भी थे कि सर्वाधिक जो खेती होता है हमारे यहाँ आम का होता है, तो सर्वाधिक वृक्ष भी किसका है, आम का है, और इसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिया है। दूसरा है इंडिका है, इंडिका है, ठीक है। और शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा खेती किसका होता है, लीची का होता है, और इसको कहते हैं लीची सिनेसिस, ठीक। और ये कितना एरिया पर 13.87 पर। कहता हमने बोला था कार्बन स्टॉक 2000 किसके अनुसार 2021 के अनुसार। हम अब बिहार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार देगा, वहां फॉरेस्ट कवर एरिया भी बढ़ा हुआ है, सारा बढ़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि 21 से अभी तक वृद्धि हो चुका है। तो कार्बन स्टॉक हमारे पास कितना है, तो 56.88 मीट्रिक टन है, 56.88 मीट्रिक टन। और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में वन कितना है, तो 796.12 किलोमीटर स्क्वायर। तो हमने क्या क्या देख लिया बिहार के परिप्रेक्ष्य में, फिर से एक बार हमने देखा कि बिहार के पास वन का जो एरिया है 7381 किलोमीटर स्क्वायर है, और यह पूरे एरिया कितना प्रतिशत है, 7.84% है। इसमें अलावा हमने देखा अति सघन वन कितना है, ऐसा वन जिसमें वृद्धि नहीं हुआ है, तो वो है 333.42 दशमलव है, यहाँ पर याद रखिएगा 42 किलोमीटर स्क्वायर, यानी परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 0.35%। मध्यम कितना है, तो 3285.83 किलोमीटर स्क्वायर, और परसेंटेज के हिसाब से 3.49%। और इस तरह खुला वन कितना है, तो हमारे पास 3861.54 किलोमीटर स्क्वायर, और परसेंटेज के हिसाब से 4% है। झाड़ियां हमारे पास इतना, नॉन फॉरेस्ट इतना है। टोटल वन कितना हो गया 4381 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे ज्यादा कहाँ है, कैमूर में है, फिर कहाँ है पश्चिम चंपारण में, फिर कहाँ है रोहतास में। सबसे कम कहाँ है, शेखपुरा में है, फिर अरवल में है, फिर जहानाबाद में। फिर हमने देखा प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तब भी कैमूर में है, फिर जमुई में है, फिर नवादा में, फिर मुंगेर में, फिर पश्चिम चंपारण में। प्रतिशतता के आधार पर निम्न कैटेगरी में कौन है, तो शेखपुरा है, बक्सर और सिवान है, और फिर गोपालगंज, ठीक है। अब आया बिहार में वनावरण के में शीर्ष जिले कौन है, तो बहुत घने वन जो है उसमें पश्चिम चंपारण आता है, कितना है इसके पास 249.34 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। मध्यम सघन वन भी पश्चिम चंपारण, और खुला वन भी कैमूर में, ठीक है। वृद्धि कहां देखने को मिला, बांका में। निम्न वृद्धि देखने को मिला कैमूर में, और सर्वाधिक वन है ओपन फॉरेस्ट, और सबसे कम जो वृद्धि दिखाया है, जो है ही नहीं वृद्धि, वो है सघन वन, ठीक है। वनाग्नि वाला एरिया 24.83 किलोमीटर स्क्वायर, और संपूर्ण वृक्षावरण वाला एरिया 2341 किलोमीटर स्क्वायर। वृक्षावरण में वृद्धि कितना हुआ है 2019 की अपेक्षा 2021 में, तो 338 किलोमीटर स्क्वायर। और सबसे ज्यादा वृक्ष पाया जाता है ग्रामीण में आम में, और शहर में लीची में, ठीक है। ये हो गया हमारा, और इसी को यहाँ पर इस तरह दिया हुआ है। ये बोला जा रहा है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है फॉरेस्ट कवर, अभी बता चुके 796.12 किलोमीटर स्क्वायर, बीच 85.71% ऑफ सम टाइगर रिजर्व एरिया 928.80, यानी 928.80 किलोमीटर स्क्वायर में से 796.12 किलोमीटर स्क्वायर क्या है, इसका फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। ये है, चलिए अब आ जाते हैं यहाँ, क्या हुआ बोला इंग्लिश में।